अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 25 जिसके अंदर हम लोगों ने अपने दो माइनर टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक है हमारे पास पहला टॉपिक फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, कि पानी अगर कहीं पे भी फ्लो कर रहा है तो जब वो फ्लो करता हुआ किसी चीज़ के साथ टकराएगा तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, या फिर वो चीज़ पानी के ऊपर वापस कितनी फोर्स लगाएगी। हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को उसके अंदर इंडल्ज करना है। सेकेंडली हम देखेंगे मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेज, और इन दोनों फोर्सेज के अंदर और मोमेंटम के अंदर हमारे पास या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सप्लोजिव फोर्सेस और मोमेंटम का क्या ताल्लुक है, और इन एक्सप्लोजिव फोर्सेस के अंदर मोमेंटम किस तरह कंजर्व रहता है, हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं फोर्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर। कंसिडर करते हैं हम एक पाइप को जिसमें से पानी निकलता है स्पीड v के साथ और सामने टकराता है जाके एक वॉल के साथ, और वॉल के साथ टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। अब मैं देखूं कि कितना चेंज आया वेलोसिटी में, तो हमारे पास होगी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियली इसकी वैल्यू v थी और फाइनली टकराने के बाद ज़ीरो हो गई, तो हमारे पास रह जाएगी माइनस वी। और मुझे पता है कि अगर v की डायरेक्शन राइट वर्ड है तो माइनस वी की डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट वर्ड होगी। सो हमें माइनस वी की डायरेक्शन पता चल गई, और हमें पता है कि इस चीज़ की जो डायरेक्शन होनी है मेरे पास वही डेल वी की होनी है। तो मुझे पता चल गया साथ ही कि हमारे पास डेल वी की डायरेक्शन भी हमारे पास वही है जो माइनस वी की है। अब फोर्स की बात करें तो फोर्स बराबर होता है एम ए के, और जो एक्सेलरेशन होती है वो हमारे पास डेल वी ओवर डेल टी के बराबर होती है। अब जो डेल वी की डायरेक्शन होनी है वही हमारे पास एक्सेलरेशन की होनी है, और जो एक्सेलरेशन की होनी है वही हमारे पास फोर्स की होनी है। तो जो फोर्स लगेगी वो भी हमारे पास इस तरह लगेगी। और अगर मैं देखूं कि यहाँ पे डेल वी की वैल्यू जो मैंने निकाली हुई है माइनस वी के बराबर, मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास रह जाता है m इंटू माइनस वी डिवाइडेड बाई टाइम, लेट से t है, तो f का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास आ जाएगा माइनस एम वी ओवर टी। और मुझे पता है कि मैंने ये जो डायरेक्शन ड्रॉ की है ये माइनस एम वी ओवर टी की ड्रॉ की है, और अगर मैं इस डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो फोर्स है ये वॉल की तरफ से लग रही है, और वॉल की तरफ से लग रही है किस चीज़ पे, जाहिर बात है जो चीज़ इसके अंदर आके टकराई थी वो था पानी। तो ये मेरे पास जो फोर्स है ये मेरे पास वॉल की तरफ से है तो बाय वॉल, और पानी के ऊपर है तो ऑन वाटर। सो ये हमारे पास जो फोर्स थी ये बाय वॉल ऑन वाटर है। और अगर मैं इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करूं यानी कि बाय वाटर ऑन वॉल, तो मुझे जाहिर बात है न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करना पड़ेगा, और थर्ड लॉ ये कहता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर मैं देखता हूँ कि ये माइनस एम वी ओवर टी है तो मेरे पास मैग्नीट्यूड में बराबर रहेगी तो एम वी ओवर टी ही रहेगी, और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये माइनस है तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको प्लस कंसिडर करूँगा, और ये मेरे पास हो जाएगी बाय वाटर ऑन वॉल। अब इसके अंदर कोई चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है वो है हमारे पास डायरेक्शन। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस को बिल्डअप किया है, और हम लोगों ने समझा है कि हमारे पास यहाँ वो जो डायरेक्शन है ये बाय वाटर है या बाय वॉल है, वो किस तरफ से किस तरफ लग रही है और क्यों इस तरह हो रहा है हमारे पास। हम लोगों ने सबसे पहले डेल वी की डायरेक्शन निकाली, और डेल वी की मदद से हम लोगों ने ए और एफ़ की डायरेक्शन निकाली, तो वो हमारे पास ये निकली, यानी कि माइनस एम वी ओवर टी जो था वो इस तरफ था, वॉल की तरफ से और पानी के ऊपर। सो बाय वॉल ऑन वाटर, और इसी का मैंने थर्ड लॉ के मुताबिक ऑपोजिट कर दिया तो बाय वाटर ऑन वॉल है। तो पानी कितनी दीवार के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा वो हमारे पास निकल आई, एफ इज़ इक्वल टू एम ओवर टी इंटू वी। ये चीज़ मैंने दोबारा से लिख दी है। एम ओवर टी जो हमारे पास चीज़ आ रही है ये हमारे पास मैस विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, जिसे हम लोग मैस फ्लो रेट बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है अगर हम लोग चेक करें तो आपको पता है मैस का होता है किलोग्राम और टाइम का होता है सेकंड। सो मैस फ्लो रेट हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस टाइम के दौरान कितना मैस गुजरा है यहाँ से। सो दैट इज़ कॉल्ड मैस फ्लो रेट, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर सेकंड। जब भी आपको सवाल दिया जाएगा या इस टॉपिक के बाद आप एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो उसके अंदर मैस फ्लो रेट दिया हुआ है 15 किलोग्राम पर सेकंड या 20 किलोग्राम पर सेकंड, साथ में v की वैल्यू दी होगी, तो आप इस मैस फ्लो रेट को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि द फोर्स बाय वाटर ऑन वॉल की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। सो ये था हमारा आज का पहला माइनर टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो फाइंड की, हम लोगों ने फोर्स का फार्मूला निकाला,
उसके अंदर आने वाले कंपोनेंट देखे, मैस फ्लो रेट, और हम लोगों ने डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कि हमारे पास कब बाय वॉल है और कब बाय वाटर है। तो हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप किया चीज़ों को, तो आपकी बुक में भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा। सेकंड जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो हम लोगों ने देखना है कि मोमेंटम और एक्सप्लोजिव फोर्सेस का क्या रिलेशन है आपस में। अब सारी बात है, एक्सप्लोजिव फोर्सेस तब प्रोड्यूस होती हैं जब हमारे पास एक्सप्लोजन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक शेल वाले बॉम्ब की बात करता हूँ और वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, और ऊपर से नीचे गिरते हुए लेट से उसकी वेलोसिटी या उसका जो मोमेंटम अगर बात करूँ तो वो mv है, यानी कि उसका मैस मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी, और वो भी ऊपर से नीचे गिर रहा था कि रास्ते में ही फट जाता है, वो एक्सप्लोड हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो जब भी ये एक्सप्लोजन होगी तो सारी पता है इसके जो टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। एक टुकड़ा इस डायरेक्शन में जाएगा, इस टुकड़ा एक डायरेक्शन में जाएगा। और अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को दोबारा पैरेललोग्राम से ऐड करता हूँ, जो चैप्टर 2 में आप लोगों ने रूल पढ़ा हुआ वेक्टर ऐड करने का, पैरेललोग्राम रूल, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो दोबारा हमारे पास क्या आ जाता है, वही आ जाता है जो हमारे पास शुरू में एक्सप्लोजन से पहले था। इसका मतलब है कि एक्सप्लोजन से पहले और एक्सप्लोजन के बाद जो मोमेंटम है वो सेम है, और अगर मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब है कि एक्सप्लोजिव फोर्सेस के अंदर मोमेंटम कंजर्व हो गया है। सो एक्सप्लोजन भी कहीं पे हो रही है तो उसके अंदर भी मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। जितना एक्सप्लोजन से बाद में था और पहले था, हमारे पास वो दोनों चीज़ें जो होती हैं वो सेम हो जाती हैं। इसी तरह हमारे पास जब बुलेट फायर की जाती है तो तब भी हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहता है। लेट्स से हमारे पास एक राइफल है जिसका मैस है m, और एक बुलेट है वो उसके अंदर है जिसका मैस था स्मॉल m। जब तक हमारे पास हमने फायर नहीं किया था राइफल को, तब तक हमारे पास बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v भी ज़ीरो थी, और जो हमारे पास वेलोसिटी थी गन की कैपिटल v वो भी ज़ीरो थी, और दोनों का मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। तो जारी बात है जो हमारे पास फायर करने से पहले, बिफोर फायर, जो टोटल मोमेंटम था वो था ज़ीरो। लेकिन जब हमने फायर कर दिया तो जारी बात है हमारे पास गोली जिसका मैस स्मॉल m था वो किसी स्मॉल v वेलोसिटी से आगे जाएगी, और हमारे पास आफ्टर फायर जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जितना हमारे पास मोमेंटम है बुलेट का जमा जितना मोमेंटम है हमारे पास गन का। अब बुलेट का मैस है m और वेलोसिटी है v, और जो हमारे पास गन है उसका मैस है m और उसकी वेलोसिटी है v। तो हमारे पास आफ्टर फायर जो है हमारे पास जो मोमेंटम बन गया है वो हमारे पास बन गया mv प्लस कैपिटल mv। अब अगर यहाँ पे मोमेंटम हमारा अभी भी कंजर्व है, और जो कि कंजर्व होगा, और मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास टोटली कंजर्व रहता है इस तरह के सिस्टम्स में, तो इसका मतलब है कि जितना मोमेंटम फायर करने से पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। अगर फायर करने से पहले ज़ीरो था तो बाद में जो चीज़ बन रही है वो भी आखिरकार ज़ीरो ही बनेगी। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ कि mv प्लस mv इज इक्वल टू ज़ीरो। या फिर अगर मैं यहाँ से mv को ज़्यादा कर लूँ तो यह बन जाएगा माइनस mv, और अगर वेलोसिटी ऑफ द गन निकालता हूँ तो इस m को भेज दूंगा नीचे। अब देखें ये जो मोमेंटम है ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और ये जो वेलोसिटी है ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। मैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ इस तरह। अब हमारे पास बुलेट की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, और जो गन है उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, बिकॉज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर फायर करते हैं तो बुलेट हमेशा जिस डायरेक्शन में भी जाती है, गन वापस हमारे पास रिकॉइल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जब भी आप फायर करते हैं तो हमारे पास पिस्टल या गन वो पीछे की तरफ मूव करती है, और बुलेट जो है वो आगे की तरफ मूव करती है, बिकॉज एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। और जाहिर बात है ये तब भी हुआ जब मोमेंटम कंजर्व था। इसका मतलब है कि अगर आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है तो उसके अंदर जो एक्सप्लोजन हुई थी मोमेंटम हमारा कंजर्व था। और देखें बुलेट जब आगे जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जाती है, लेकिन जब गन पीछे रिकॉइल करती है तो वो उतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं करती जितनी से बुलेट करती है। उसको हल्का सा झटका लगता है पीछे की तरफ, रिकॉइल होती है वो। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है गन की वो एक बहुत बड़े नंबर, बहुत बड़े मैस से डिवाइड हो रही है। जाहिर बात है जितनी
मैस गन का होता है उतना ज़्यादा मैस बुलेट का नहीं होता। बुलेट का मैस गन के मैस के मुकाबले बहुत कम होता है। तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये बहुत कम होती है और ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। सो हमारे पास पीछे से जो गन रिकॉइल करती है वो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से नहीं करती कि हमारे कंधे को डैमेज कर देगी या फिर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ज़ोर स्पीड से आएगी। ज़ाहिर बात है उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन जो आगे जाने वाली बुलेट है ज़ाहिर बात है उसका मैस इंतहाई कम होता है, तो मोमेंटम के कंजर्व होने की वजह से उसकी वेलोसिटी इंतहाई ज़्यादा होती है और बुलेट बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। हमारे पास हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक्सप्लोजिव फोर्सेस के अंदर और हमारे पास किस तरह इस तरह की एक्सप्लोजन्स के अंदर हमारे पास मोमेंटम कंजर्व है। बिफोर एक्सप्लोजन या बिफोर फायरिंग बात करें जितना मोमेंटम था उतना ही हमारे पास आफ्टर एक्सप्लोजन है। और जैसे ही हमने मोमेंटम को कंजर्व किया हमारे पास चीज़ों के रिज़ल्ट आए कि कब डायरेक्शन पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब वैल्यू ज़्यादा है, कब वैल्यू कम है। तो हम लोगों ने ये सारे रिज़ल्ट डिटेक्ट किए हैं। तो आप लोग भी इसको एक दफ़ा पढ़िएगा, थ्रू आउट रीड कीजिए करें, और अगर आपको कोई एग्जांपल मिलती है सामने तो आप लोग उसको ज़रूर एक दफ़ा खुद सॉल्व कीजिए करें ताकि आपको टॉपिक की समझ आए। टॉपिक की समझ एग्जांपल्स करने से ज़्यादा आती है हमारे पास, ठीक है। तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक थैंक यू।